हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि आप लोगों का 14 फरवरी से 10वीं कक्षा का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो इसको देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको निकालने में मुझे बहुत मेहनत लगी है और मुझे उम्मीद है कि इसको पढ़कर आप जाएंगे तो आपको ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। यहाँ तक कि आपको 40 में से 40 का 60% से भी अधिक आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपके एग्ज़ाम में। तो आइए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके 10वीं कक्षा के हर साल के एग्ज़ाम में। तो आइए, आपका पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो बच्चों, जब कभी इस तरह का प्रश्न आता है तो प्रकाश की किरण कभी भी टेढ़ी मेढ़ी या किसी भी प्रकार से गमन नहीं करती है, बल्कि सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपका आपका ये जो पहला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा, पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए, न्यूनतम का अर्थ होता है सबसे कम, यानी कि कम से कम। वेग का अर्थ होता है चाल। देखिए, चाल और वेग में अंतर क्या है। चाल चाल में दिशा नहीं होती है और वेग में दिशा के साथ बताया जाता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है, निर्वात में या फिर जल में, वायु में या कांच में। तो देखिए बच्चों, निर्वात और वायु ये दोनों में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जल में तो आपको समझ में आता ही है। तो निर्वात का मतलब होता है हमारा वायुमंडल पृथ्वी तल से लगभग 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, लेकिन उसके बाद का जो स्पेस होता है उसको निर्वात कहा जाता है। और वायु में जहाँ से हमारा वायुमंडल स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर पृथ्वी तक इसे वायुमंडल कहा जाता है। तो अक्सर देखा गया है, वैज्ञानिकों का मानना है कि निर्वात और वायु को लगभग बराबर मानता है। तो निर्वात में जितना चाल होता है उतना ही वायु में भी होता है। तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों। आपका आंसर हो जाएगा, अब आप खुद ही बताइए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है इनमें से, तो कांच में। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए बच्चों, मोटर गाड़ी, इसको हम सरल भाषा में मोटरसाइकिल भी कह सकते हैं। तो मोटरसाइकिल में जो बैठता है, यानी कि जो चलाता है, चलाने वाले को चालक कहा जाता है। तो मोटर गाड़ी में जो दर्पण लगा हुआ रहता है चालक के सामने, कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। लेंस तो रहेगा नहीं, सबसे पहली बात। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो लेंस को हम हटा देते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें, सही ऑप्शन है समतल दर्पण का तो काम है नहीं, अवतल दर्पण का भी काम है नहीं, उत्तल दर्पण का होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। यदि आप समझना चाहेंगे तो उत्तल दर्पण का दृष्टिपरास अधिक होता है, इसलिए मोटर गाड़ी के सामने पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को कभी कभी घुमाया भी जाता है कि मोटर गाड़ी या मोटर वाहन में साइड मिरर के रूप में या पीछे देखने के मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। इस तरह से भी सवाल बनता है। तो आपको ऑप्शन बी चुन लेना है, उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। देखिए, यहाँ पर समझना, इससे पहले वाला प्रश्न क्या था। पहले वाला प्रश्न था कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है,
अर्थात पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और आपका हेडलाइट में मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है आपको, लेंस भी लिखा रहता है। तो जब कभी भी दर्पण लिखा हुआ रहे तो उसमें निशान लगाना है आपको, क्योंकि गाड़ी में लेंस लगाने का ज़रूरत होता ही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण जो हमारे घरों में होता है, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, तो इस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा? क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बिल्कुल ही सिंपल है, इसका आंसर होगा ए, डायऑप्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपका प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जब कभी भी किसी प्रकाश के द्वारा चित्र बनता है, तो उसको दिखाने के लिए जब हम कॉपी और कलम से उसको बनाते हैं तो उसे कहा जाता है किरण आरेख। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, किरण आरेख। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टू डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। टू डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर और इसमें आपको समझना है कि फोकसांतर और फोकस दूरी दोनों सेम होता है। तो कभी कभी आपका प्रश्न में लिखा रह सकता है कि टू डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी निम्नलिखित में से क्या है। तो फोकस दूरी कितना होगा? बच्चों आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी निकालने के लिए एक सूत्र होता है। तो आपको इसमें से देखना है कि यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहे तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/f। f का अर्थ होता है फोकस दूरी। ठीक है। अब यदि इसी में लेंस की फोकस दूरी यदि मीटर में दिया रहे तो उसके लिए सूत्र होता है P बराबर 1/f। ठीक है। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर टू डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी निकालने के लिए हमको किस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, 1/f वाला या 100/f। चूँकि यहाँ पर सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोगों को 100/f वाला सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चूँकि यहाँ पर P बराबर दिया हुआ है, P यानी कि पावर, तो कितना दिया हुआ है? P बराबर चूँकि होता है 100/f। ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग इसका मान बैठाएंगे। तो P के जगह में क्या लेना है? P के जगह में 2 लेना है बराबर 100/f यानी कि 100। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से थोड़ा गड़बड़ होने के कारण मैं क्षमा चाहता हूँ। टू डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो फोकस दूरी निकालते हैं दोस्तों। P बराबर होता है 100/f। ठीक है। इस सूत्र को देख लीजिए। अब इसी सूत्र में हमको बैठाना है P यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो 2 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, उसके बाद 100 लिखना है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं, स्क्रीन छोटा होने के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो 2 बराबर
सॉरी 2 बराबर 100/f। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। सॉरी बच्चों, 2 के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 माना जाएगा। तो अब इसको क्रॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि कोना कोनी गुना करेंगे। तो f से 2 को गुना करेंगे तो 2 होगा, 2f हो जाएगा। यहाँ पर बराबर का निशान होगा। उसके बाद फिर 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 ही होगा। अब इसको यदि f बराबर क्या हो जाएगा, तो 100/2 हो जाएगा। इसका मतलब काटेंगे तो कितना निकलेगा, वो यहाँ पर बता देते हैं। तो f बराबर हो जाएगा 100/2। तो इसको काटने पर कितना आएगा, 50 से कटेगा तो बराबर हो जाएगा 50 आपका। तो 50 सेंटीमीटर में आपको निशान लगा देना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फोकस दूरी, तो अब इसको देखना है, सेंटीमीटर में दिया है। अभी अभी आप लोगों को बताया गया था कि यदि सेंटीमीटर में हो तो 100/f होगा। तो यहाँ पर क्षमता दिया हुआ है, फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता निकालना है। ठीक है, तो फिर वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। चूँकि p बराबर होता है, सेंटीमीटर में तो 100/f, तो p बराबर हो जाएगा 100/f। f यानी कि फोकसांतर 50। तो ये तो सिंपल हुआ, 0 0 खत्म हुआ, 5 एकम 5 हुआ, 5 दूनी 10, यानी कि आपका आंसर निकल गया 2। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। सिंपल है, प्रकाश के किरणों के समूह को, देखिए सिंगल प्रकाश को किरण कहा जाता है और समूह को, अगर एक साथ कई किरण आते हैं तो उसको कहा जाता है किरण पुंज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, देखिए अभी अभी मैंने कहा था कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। उत्तल और अवतल दोनों में से किसी एक को अभिसारी और किसी को अपसारी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। जब कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछे कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा अभिसारी। यदि अवतल पूछे तो अपसारी, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, फिर वही सवाल आ गया कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। अभी अभी मैंने कहा था, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अभिसारी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए अब आप ही खुद विचार कीजिए कि लेंस किसका बन सकता है। जल का लेंस बनेगा, बिल्कुल बनेगा, यानी कि जल के इस पार से उस पार दिखाई दे सकता है। इस पार से उस पार, जल के इस पार से उस पार तक देख सकते हैं। कांच से तो देख ही सकते हैं, तो जल का भी लेंस बन सकता है, कांच का भी लेंस बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है।
तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि मिट्टी का लेंस नहीं बन सकता, क्योंकि मिट्टी का कुछ भी बनाएंगे तो आर पार दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है इसका कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में ही बनता है। चलिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? देखिए, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बहुत ही सिंपल है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बच्चों, इस तरह के सवाल को बार बार पूछा जाता है। जब प्रकाश की किरण से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यहाँ पर समझना होगा कि हवा और कांच, ये दोनों में से सरल और विरल माध्यम कौन सा है। एक माध्यम को सरल कहा जाएगा, दूसरे को विरल। तो सघन और विरल, माफी चाहते हैं। विरल का मतलब होता है, आप लोग तो समझते ही हैं कि सघन का मतलब हो जाएगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और विरल का मतलब हो जाएगा थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा मतलब लूज। तो यदि इसको समझना जरूरी है, प्रकाश की किरण हवा से, तो हवा और कांच दोनों में से कौन सा सघन हो गया? सघन हो गया कांच। तो जब कभी भी मान लेते हैं, यहाँ पर एक हम कांच बना लेते हैं इस तरह से, और प्रकाश की किरण हवा से कांच में, तो ऊपर कुछ नहीं तो हवा है। हवा से जब कांच में प्रवेश करेगी इस तरह से, तो ये कांच में प्रवेश करने के बाद इस तरह से मुड़ जाती है। ठीक है, अब इसमें अभिलंब डाला जाता है इस तरह से। देखिए, तो ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया कांच में प्रवेश किया है किरण। तो ठीक है, तो जब हवा से कांच में प्रवेश कर, यानी कि विरल से जब सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से इस ओर थोड़ा सा मुड़ गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर नहीं होगा, अभिलंब के निकट यही होगा, अभिलंब की ओर या अभिलंब के निकट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बच्चों, इसी सवाल को थोड़ा सा उल्टा करके देखें कि जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है, तो फिर से कांच बना लेते हैं। यदि इस तरह का सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर उल्टा हो जाएगा तो बिल्कुल इसका जवाब आप लोग को समझ में आता है। यदि कांच है तो कांच से इस तरह से आया और हवा में प्रवेश करेगा इस तरह से, और यहाँ पर अभिलंब इस तरह से डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अभिलंब के निकट, अभिलंब से दूर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए, फोटोग्राफी कैमरा यानी कि जिस कैमरे से फोटोग्राफ लिया जाता है, तो उस कैमरे में कौन सा लेंस होता है। देखिए, दर्पण भी लिखा है इसमें, तो कैमरे में हमेशा याद रखना है कि कैमरे में लेंस का उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में किस तरह के लेंस का उपयोग होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस का कैमरा में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में, अभी मैंने कहा था आप लोगों को कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात वाहनों के साइड मिरर के रूप में या पीछे देखने के साइड को देखने के रूप में होता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अभी बताया गया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो यहाँ पर क्या दिया है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का दुगुना होगा वक्रता त्रिज्या। तो 10 का दुगुना कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है कि निर्गत किरण, अभी भी बताया गया था आपको कि यदि कोई माध्यम है, इसमें से कोई किरण प्रवेश करेगा तो इसको कहते हैं आपतित किरण। यह हो गया अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है। यह हो गया आपतित किरण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो अभिलंब की ओर मुड़ा। फिर यही लाइन, एक मिनट इसको फिर से थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। देखिए, एक माध्यम हमारा है कांच, इसको कांच मान लेते हैं, और एक है हवा। तो एक माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती दूसरे माध्यम में तो सघन होगा, विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, थोड़ा सा मुड़ेगा। फिर जब ये इससे निकलेगा इस तरह से तो ये अभिलंब से दूर हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक लंब डाला जाए इस तरह से तो यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ता है अंदर में थोड़ा सा। एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों। तो यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इस तरह से प्रवेश करे, इसको हम अभी डिटेल में समझा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर यदि इस तरह से अभिलंब डाला जाए, एक यहाँ पर अभिलंब होगा, दूसरा यहाँ पर अभिलंब होगा, इस तरह से। क्या हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, तो ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, और ये हो गया निर्गत किरण। ठीक है, तो सवाल क्या है हमारा कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। बिल्कुल निर्गत कोण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये हो गया अभिलंब, इसमें डाला जाएगा इस तरह से, और ये हो गया निर्गत किरण। तो इसके बीच में जो कोण बना है इस कोण को कहा जाएगा निर्गत किरण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि जिससे सूक्ष्म चीज़ों को देखा जाता है, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है। यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए, सूक्ष्मदर्शी में कभी भी दर्पण का प्रयोग नहीं होगा बल्कि लेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा इसमें कि सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें अवतल लेंस, ऑप्शन बी। अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन पहला ही सही हो गया इसमें। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण। ठीक है, देखना ही नहीं है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपका ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बहुत ही सिंपल है, लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगर बच्चों कहा जाए कि दर्पण में कितने फोकस होते हैं, तो दर्पण में एक होता है और लेंस में दो होता है। ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह यानी कि जिस लाइट का हम लोग घर में उपयोग करते हैं, तो उस लाइट में परावर्तक के रूप में जो उसके फॉक्स में जो लगा हुआ रहता है, उसमें कौन सा किस तरह का परावर्तक सतह बना हुआ रहता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। किस तरह का होता है? अवतल। एक मिनट, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बार बार इस तरह के सवाल को देखा गया है 10वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसमें आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज आप लोगों को बताया जा रहा है, जो उस दिन पूछे जाएंगे। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, अभी अभी इस तरह के सवाल को हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं। तो उस लेंस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर, यदि क्षमता दिया है इसका मतलब पी दिया है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो पी बराबर 1 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? या सेंटीमीटर में तो 100/f, एफ निकालना है। तो उसको यदि ऐसे इसके 1 के बट्टे में कुछ नहीं 1 है, तो ऐसे गुना करेंगे, इस तरह से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? f इंटू 1, तो f होगा बराबर 100 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? प्लस 100। तो फोकस दूरी हो गया 100। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? देखिए, दर्पण की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी दोनों सेम होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस से दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दर्पण का लेंस तथा लेंस संभवतः है। अब देखिए कौन सा लेंस होगा? दोनों उत्तल होगा या अवतल होगा, या दर्पण अवतल तथा उत्तल दोनों? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो दोनों लेंस माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, दोनों दर्पण और लेंस क्या है? अवतल है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? देखिए, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। बहुत ही सिंपल है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। साइन आई बट्टे साइन आर, यानी कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एक नियतांक, तो इसको साइन आई बट्टे साइन आर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का। उत्तल लेंस सभी जगह समान मोटाई का हो ही नहीं सकता है, बीच में मोटा होता है। और देखिए, आपको हम बना करके भी दिखा देते हैं। इस तरह का होता है उत्तल लेंस, इस तरह का, ये हो गया उत्तल लेंस, इस तरह का। ठीक है। और अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस आपका इस तरह का होता है, ये हो गया अवतल लेंस। तो अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला होता है, ये वाला भाग पतला होता है, और किनारे क्या होते हैं? इसके चौड़े होते हैं। और उत्तल लेंस में क्या होता है कि किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, इस तरह से। ठीक है।
आगे चलते हैं। तो एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों पे अपेक्षा बीच में मोटा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन एम। आवर्धन को दो तरीके से निकाला जाता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चुनेंगे कि इसमें ऑप्शन दिया है वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी को लेकर के, यानी कि भी और यू को लेकर के। तो किसी भी वस्तु दूरी को u से दर्शाया जाता है और प्रतिबिंब दूरी को v से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। इस तरह के सवाल काफ़ी बार पूछे गए हैं बच्चों, इसको ध्यान में रखना है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं, देखिए फोकसांतर और फोकस दूरी एक बार और रिपीट कर देते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो F बराबर R/2 होता है, ठीक है। या इसी ऑप्शन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर इसको हम इस तरह से कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2F बराबर R हो जाएगा, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर R/2 हो जाएगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे तो आपको समझ लेना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? R बराबर 2F। या तो R बराबर 2F लिखना है, या तो एक मिनट, R बराबर 2F या F बराबर R/2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए कभी भी यदि सोलर कुकर बोले या सोलर बोले तो इस तरह के उपकरण में उत्तल दर्पण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अवतल दर्पण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल और उत्तल, एक मिनट दोस्तों, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बराबर और सीधा नहीं बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है बच्चों। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कि प्रतिबिंब होता है, कहाँ पर होता है? यदि F और 2F के बीच रखा जाए तो बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो यदि F और 2F के बीच रखा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। इसमें से आपका ऑप्शन होगा बड़ा और वास्तविक, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके सारे नोटिफिकेशन प्राप्त करने का हकदार बनिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इस तरह के वीडियो और भी अपलोड किए जाएंगे। देखिए मेरा कहना है कि ये जो 40 प्रश्न को लिया गया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
मैं भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को कि यदि इन 40 प्रश्नों को आप लोग अध्ययन कर लेंगे तो आपके पेपर में 40 में से 20 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।